Hello everyone, I am Mrs. Poonam and welcome you all at my channel TGT PGT Science by Poonam। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको PGT का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, वो भी केमिस्ट्री सेक्शन का। गाइस, इससे पहले के 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। On increasing the pH, phenol shows which of the following shift in UV spectra? Options हैं bathochromic shift, hypsochromic shift, blue shift, red shift। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि बैथोक्रेमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट दोनों एक ही शिफ्ट के अलग अलग नाम हैं और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट ये भी एक ही शिफ्ट के दो अलग अलग नाम हैं। इसलिए जब ऑप्शन में आप चूज करेंगे तो इन दोनों को एक साथ या इन दोनों को एक साथ चूज करना है। ओके, तो यह हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि जो फिनॉल है अगर उसका हम पीएच वैल्यू बढ़ाएंगे उसके अंदर, यानी उसको बेसिसिटी की तरफ लेके जाएंगे, अल्कलाइन मीडियम में इसको लेके जाएंगे, तो जो फिनॉल है वो अपना H+ आयन छोड़ देगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से होमो और लोमो जो आपके ये हैं इनके अंदर जो एनर्जी गैप एक्चुअल में था, इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसकी वजह से जब एनर्जी गैप कम होता है तो जो लैम्डा की वैल्यू हम कहते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू कहते हैं, वो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एनर्जी गैप और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको जो इफ़ेक्ट शो होगा वो होगा पैथोग्रामिक शिफ्ट का और रेड शिफ्ट का। That's why A and D is right answer. Next, question number 102. What is the pH of a solution obtained by mixing 50 ml of 0.2 molar HCl and 50 ml of 0.1 molar NaOH? हमें बताना है कि जब आपने इतनी मोलरिटी के HCl को और इतनी मोलरिटी के NaOH की 50-50 ml सोल्यूशन को मिक्स किया, उसके बाद जो नया सोल्यूशन क्रिएट हुआ उसके pH क्या है? ऑप्शन है 0, 1, 1.3, 12.7। ओके, लेट्स डू। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर HCl प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू H2O प्लस NaCl, ये आपने इक्वेशन लिख लेनी है और यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 1 वॉल्यूम अगर HCl का रिएक्ट करेगा तो 1 वॉल्यूम NaOH चाहिए हमें। 1 मोल HCl होगा तो 1 मोल NaOH होगा, यानी जितने मोल आपके HCl के उतने ही NaOH के, जितने NaOH के उतने ही HCl के। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 1000। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर लीटर में दिया तो 1000 नहीं लेंगे, अगर लीटर में नहीं दिया है, किसी और यूनिट में दिया तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल HCl के निकाले, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हुए मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम अपॉन में 1000 करके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली हैं और नंबर ऑफ मोल हमने NaOH के भी निकाले, वो भी सेम फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिए। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स देखने में हमें पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ मोल HCl के हैं उसके जस्ट हाफ NaOH के हैं। डैट मीन्स NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है और रिएक्शन की पॉसिबिलिटी की कितना प्रोसीड करेगी, कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करेगा NaOH के ऊपर। तो यहाँ पे आपने टोटल मतलब जितना NaOH है उतना ही आपका HCl यूज होना है, बाकी का आपका HCl जो है वो आपका बच जाएगा, लेफ्ट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका टोटल सोल्यूशन बनेगा 50 ml HCl का और 50 ml NaOH का, यानी 100 ml सोल्यूशन बनेगा। तो इन नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या निकालेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे और मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी 0.05 मोलर और वहीं से हम pH निकालेंगे। pH होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन एक्वस, जितने हमें यहाँ मोलैरिटी आएगी वही हमारी H+ आयन का काम करेगी यहाँ पे। और क्योंकि जो H हैं वो इतने ही हमें, जितना हमारा मोलर सोल्यूशन होगा उतने ही हमें वहाँ से H+ आयन नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे।
और H प्लस आयन यहाँ पे मिलेंगे, तो उसी के लिए हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू को कैलकुलेट करके देखेंगे, तो pH हमारे आ जाएगी 1.30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 CN डाइबेल H/H2। इस रिएक्टेंट को इन रिएजेंट की कंडीशन में आपने रिएक्ट करवाना है और बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। जो डाइबेल है आपका, ये एक पार्शली रिडक्शन करवाने वाला रिएजेंट है। पार्शियल रिडक्शन करवाएगा तो ये साइनाइड आयन को एल्डिहाइड आयन में कन्वर्ट कर देगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के साथ। और यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, मतलब एज इट इज़ रहेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस रिएजेंट की एक खासियत है, इन्हीं चीज़ों को आपने ध्यान रखते हुए रिएक्शन करवाना है। तो जस्ट ए क्रैमिंग बेस्ड सेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, तो आपको इसको एज इट इज़ यहाँ पे करना है। तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो एल्डिहाइड होगा एंड ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सोल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ब्रेक होने के बाद कितने आपको आयंस देने वाले हैं, और उन आयंस के लिए आपने नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लेने हैं। 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के 3 आयन बनेंगे, एक बेरियम का और 2 क्लोरीन का, टोटल 3 आयन होंगे। तो यहाँ पे 0.1 इंटू 3 करेंगे तो 0.3 मोल्स ऑफ आयन आ जाएंगे, और जिसके जितने ज़्यादा मोल्स ऑफ आयन होते हैं उतने ही ज़्यादा उसका आप कह सकते हो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ओके, तो बाकी NaCl के लिए आपको जो नंबर ऑफ आयंस मिलने वाले हैं, एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन के लिए 2 मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट थे तो अपने आयंस देंगे। ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अपने आयंस नहीं देंगे, इसलिए इनकी जो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 ही रह जाएंगे। इसके लिए 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 नंबर ऑफ मोल्स आयन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं उसी का लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 105, ओजोनोलिसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन टू ऑन एंड मिथेनॉल। किस एल्कीन का जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको मिथेनॉल और प्रोपेन टू ऑन मिलेगा, क्योंकि प्रोपेन टू ऑन का मतलब कीटोन का मिलेगा जब आपके जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो दोनों तरफ से क्या होगा, सब्सटीट्यूटेड होगा। तो ऐसा आपका एक ही है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन में जब डबल बॉन्ड को आप यहाँ से ब्रेक करके इसके साथ भी डबल बॉन्ड और इसके साथ भी डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे तो मिथेनॉल और प्रोप टू ऑन मिलेगा। बाकी को आप देख सकते हैं कोई भी आपको इस तरीके का दोनों प्रोडक्ट नहीं देगा। तो ये ओजोनोलिसिस टाइप का हमारा रिएक्शन है, इसके लिए ऑप्शन 1 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का कॉमन कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर किसी न किसी फॉर्म में फोटोकेमिकल स्मोक से क्वेश्चन आता ही है पीजीटी के अंदर। तो देखिए फोटोकेमिकल स्मोक जो है 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है इसके अंदर और एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। प्राइमरी के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड होते हैं और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि सेकेंडरी के अंदर ओजोन होता है और पेन यानी पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, इसकी फुल फॉर्म भी एचटेट में पूछी जा चुकी हैं। ओके, ये होते हैं। अब इनमें से इसने पूछा नॉट ए कॉमन कंपोनेंट, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन डिप्लेशन का काम करते हैं, रेफ्रिजरेंट और एसिड जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब हमारे मशीनरीज के अंदर होते हैं ये। बाकी ये फोटोकेमिकल स्मोक में इनका कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। इनमें से फुरान, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेप्टाट्राइन, साइक्लोहेप्टाडाइन, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए आपको हक्कल रूल पता होना चाहिए, डेट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशन फुलफ़िल करता हो। दूसरा आपका जो है ना, वो जो कंपाउंड है या जो रिंग है वो आपकी रिंग साइक्लिक होनी चाहिए, साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होनी चाहिए। और यूँ भी कह सकते हैं कि आप जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, फुली ऑक्यूपाइड होना चाहिए, और पाई एंटी बॉन्डिंग वाला जो है वो ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए इसका। अब यहाँ जो फ्यूरान है वो भले ही 5 मेंबर्ड रिंग है, बट इसका जो ऑक्सीजन है, इसका एक लोन पेयर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और लोन पेयर को लोकलाइज करवा रहा है पूरी रिंग के ऊपर। तो एक रिंग यहाँ पे एक प्लेन स्ट्रक्चर और साथ में
साइक्लाइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है, डेट्स वाई। और 4n+2 इक्वल टू 6, 1 2 3, तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं फ्यूरान एरोमेटिक है। जबकि साइक्लोब्यूटेन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। हेप्टाट्राइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, या ये कहें कि ये जो रिंग है ये साइक्लिक नहीं है। और यहाँ पे जो साइक्लोहेप्टाडाइन है यहाँ में 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन अराइज हो रही है, 4n+2 वाली कंडीशन अराइज नहीं हो रही है, इसलिए ये तीनों के बाकी के एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वेपर्स, ये जो नीचे अल्कोहल दिए हैं इन अल्कोहल में से कौन से अल्कोहल के वेपर को जब आप गर्म कैटालिस्ट कॉपर के ऊपर से पास करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देगा। देखिए एल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल से हमें मिलते हैं, बट कौन कौन से अल्कोहल से? सेकेंडरी अल्कोहल हमें क्या देता है? कीटोन देता है, एसीटोन या कीटोन आप कह सकते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड देता है। बट जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं इनमें से ना तो एल्डिहाइड देंगे ना ही हमें कीटोन देंगे, तो क्या देंगे वो? टर्शरी अल्कोहल हमेशा जब भी रिएक्ट करेंगे कैटालिस्ट कॉपर के साथ वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिगार्डेड एट ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जर्कोनियम, कॉपर, जिंक, निकल, चारों में से कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन ये है कि जो भी आप मेटल ले रहे हैं, डी ब्लॉक का मेटल, उस डी ब्लॉक के मेटल के लास्ट ऑर्बिटल में वैकेंसी होनी चाहिए, मतलब फुली फील्ड नहीं होना चाहिए। या फिर जो भी मेटल आप देख रहे हैं कि वो ट्रांजिशन है या नहीं है, उसकी कोई ना कोई स्टेट, ऐसी स्टेबल स्टेट होनी चाहिए जिसके अंदर वो क्या होता है, ऑर्बिटल अनफील्ड होता है, फुली फील्ड नहीं होता है। तो एक डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर द मेटल विथ पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल। और एक डेफिनेशन ये भी कहती है कि ए ट्रांजिशन मेटल इज वन विच फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयंस विच हैव इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। अब ये कंडीशन जो है इसके लिए तो जर्कोनियम और निकल बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन जैसे कॉपर और जिंक की बात करें 3d10 3d10 4s2 4s1 इस तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी फुली फील्ड है, ये भी फुली फील्ड है। फिर कॉपर तो आपका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि जिंक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो जिंक के साथ जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ। फिर ये कहेंगे कि कॉपर क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपर पे ये वाली डेफिनेशन सेट बैठती है कि ये कॉपर +2 स्टेट में 3d9 है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। यहाँ पे इसकी जो है 3d10 फुल फील्ड नहीं है, मतलब पार्शली फील्ड हो गई 3d9 +2 स्टेट के अंदर। ओके, तो ये चीज़ अब यहाँ पे खास कर ध्यान रखें। Now we are going to do question number 110. Which of the following gives entropy change of an ideal gas for isobaric process? एंट्रोपी चेंज, देखिए एंट्रोपी चेंज होता है Cp log natural T2/T1 माइनस R log natural P2/P1। ओके, दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक, डैट मीन्स प्रेशर जो है वो आपने कांस्टेंट रखना है, P1 P2 आपका सेम रहने वाला है। तो ये जो आपका P1/P2 है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद कैंसिल आउट होने के बाद आपका जो बचेगा एंट्रोपी चेंज वो फुली किस पे डिपेंड करेगा, Cp log natural T2/T1 पे डिपेंड करेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस है इसलिए यहाँ हम Cp यूज कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 एकदम से राइट जाएगा। बाकी ऑप्शन से भी आप पहचान सकते हैं, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस दिया तो Cv जो है वॉल्यूम को डिपेंड कर रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। Cp जो है आपका आइसोबारिक के लिए है, और ये P1 P2 प्रेशर जब आपके वेरी करेंगे तब, और V2 V1 भी आपके जब वॉल्यूम वेरी करेंगे तब आएगा, ये वाला आपके लिए नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन, एस्पार्टिम, एलिटिम, सैकराइन, सुक्रोलोज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पीजीटी में, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, और जो कि एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन से बना है। देखिए एस्पार्टिम और एलिटिम दोनों ही एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन से बनते हैं, बट यहाँ स्पेशली पूछा गया मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, दैट इज एस्पार्टिम।
ओके, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी भी मैं बता देती हूँ आपको। एलिटेम जो है वो एस्पार्टिक एसिड के साथ साथ डी एलानाइन उसमें यूज होता है, फिनाइल एलानाइन यूज नहीं होता है। सेक्राइन जो है टॉल्विन सल्फोनामाइड प्लस आपका यहाँ पे पैथेलिक एनहाइड्राइड यूज होता है, और सुक्रालोज में फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज यूज होता है। एक क्वेश्चन जो इस पे और पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा स्वीटेस्ट है इनके अंदर से, किसकी स्वीटनिंग पावर ज़्यादा है। तो यहाँ एलिटेम जो है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, सुक्रोज के कंपेरिजन में 2000 टाइम मीठा होता है, जबकि एस्पार्टिम 200 सबसे कम, और सेक्राइन 500 और सुक्रालोज 600 टाइम्स सुक्रोज से मीठा होता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी ही आपके लिए मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी, एंड वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।